वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं पूरी हर सब्जेक्ट की, कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से वहाँ पे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्होंने टैकल किया है। ये पूरी सीरीज़ हम लॉन्च कर चुके हैं और इसकी आज जो हमारा एपिसोड होगा वो नेक्स्ट एपिसोड होगा इसका, जिसके अंदर हम अदर सब्जेक्ट को जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको लेके चलेंगे। इसके साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मेरे को और भी मैसेज आए हुए हैं कि करंट को कैसे कवर करना है, कितना करंट कवर करना है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा करंट की, और प्लस मेरा आज से एक नया इनिशिएटिव रहेगा करंट के लेके कि किसी भी टॉपिक को करंट के मैं स्टैटिक प्लस उसका करंट पोर्शन दोनों मिला के मुश्किल से 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ताकि वो इन्फॉर्मेटिव हो और आपका टाइम सेव हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ मैडम से। वेलकम मैम हमारे चैनल में आपका। थैंक यू मैम प्लीज़ थोड़ा सा आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे बच्चों को, ताकि उनको पता चले कि आप KVS में किस पोस्ट पे हैं और कितने साल से हैं प्लीज़। सो हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम दर्शन हंस है और मैं TGT मैथ्स की पोस्ट पे हूँ और मुझे 3 साल हुआ है। 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो वाला रिटन एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है, उसके बाद 2019 में मेरी ज्वाइनिंग होती। तो मतलब मैथ्स का मुझे 3 साल से एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और बस अभी मतलब मैं वर्किंग इधर मतलब आगे तैयारी कर रही हूँ PGT फिज़िक्स के लिए। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन PGT फिजिक्स में है? यस सर। ओके। तो मैम जैसे आपने पेपर दिया तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि पेपर का लेवल क्या था, हार्ड था, सिंपल था या मॉडरेट था? सो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जैसे तो जो पेपर का लेवल मुझे लगा इजी, तो मैं नहीं कहूँगी सर कि मॉडरेट लेवल था, मैं टफ भी नहीं कहूँगी। जैसे क्योंकि क्वेश्चंस जो मैंने देखे तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि पेपर का जो लेवल है मॉडरेट है, बहुत टफ नहीं था। टफ नहीं था। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो आपने क्वेश्चंस वहाँ पे देखे, तो क्वेश्चंस देखने के बाद आपको क्या लगा कि ये लोग मतलब जो पेपर बनाया CBSE ने, ये सब्जेक्ट वाइज चला है या टॉपिक वाइज चला है, मीन्स टॉपिक वाइज चला है, या ज़्यादा बच्चा किस चीज़ पे फोकस करे, वो बुक्स पे फोकस करे या NCERT पे फोकस करे या ग्रेजुएशन लेवल पे फोकस करे? तो जैसे सर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं और बच्चों के डाउट्स भी बिल्कुल जेन्युइन हैं, टाइम बहुत ही कम है हमारे पास और हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। तो पहली बात मैं क्लियर करना चाहूँगी, जो हमने एग्ज़ाम दिया है उसमें कोई भी ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सवाल नहीं था, कोई भी कॉन्सेप्ट भी नहीं पूछा गया था। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे 11th 12th के बेसिस पे थे। जितना भी 11th 12th के चैप्टर्स को हम डायरेक्टली लेते जाएं तो क्वेश्चंस पूरे के पूरे उसी से थे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो आएगा ही नहीं पोर्शन। आप केवल 11th 12th NCERT से पढ़िए, जैसे आपने बोला सर। हाँ, NCERT से। तो आप NCERT से पढ़िए और न्यूमेरिकल्स बनाइए। आई मस्ट से कि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे। जब तक फिजिक्स में आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। तो फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेसिकली सिलेक्ट होने के बाद उनको यही बुक्स पढ़ानी है। हाँ, इसलिए इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। बिल्कुल। बट क्या ग्रेजुएशन लेवल बिल्कुल छोड़ने का फायदा रहेगा? मैं अभी तो ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल छोड़ सकते हैं सर। अच्छा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पेपर का। आपके पेपर का? हाँ, तो मेरे पेपर में मैंने नहीं देखा तो मैं आपको तो नहीं बोलूंगी। लेकिन इतना तो रहेगा कि जो बच्चे अभी फिलहाल पेपर देने वाले हैं वो तो ग्रेजुएशन की बुक्स कम से कम देख के जाए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन जो आएगा वो NCERT रिलेट करके ही आएगा। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपके पास टाइम बचता है, फर्स्ट कवर योर NCERT बुक्स। मतलब आप पहले 11th 12th का करिए और उसको बहुत ही अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको फुल मार्क्स नहीं लाने हैं। आपको कोशिश करनी है कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो, ठीक है? तो आप कोशिश ये कीजिए, पहले आप अपना 11th 12th कवर कीजिए। आपको लगता है कि मेरा 11th 12th बहुत अच्छे से हो चुका है, तब आप देख सकते हैं सिलेबस। पर जहाँ तक मैं अपने पेपर की बात करूँ तो नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। सब कुछ मतलब आपका कहना ये है कि सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो कवर कर लिए जाएं और उनको NCERT से रिलेट करके कवर किया जाए। आपने बिल्कुल सही बात बोली। सिलेबस दिया भी गया है। तो जब सिलेबस में ही उन्होंने नहीं लिखा है 11th 12th के अलावा, आपने खुद देखा है ना, वहाँ पे मास्टर्स का कोई आपको नहीं मिलेगा टॉपिक। जब उन्होंने नहीं टॉपिक दिया है तो आपको अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जैसे डाउट्स आए हैं बच्चों के जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं बट वो NCERT बुक्स में नहीं है, तो वो कवर कर सकते हैं और बाकी बुक्स से। हाँ बिल्कुल, वो कवर कर सकते हैं आराम से। वो तो हमें कवर करने ही पड़ेंगे फिर। अच्छा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि जो आपने पेपर दिया, आपको किस किस टॉपिक से वहाँ क्वेश्चन देखने को मिले PGT फिजिक्स के पेपर में? बिल्कुल। तो जैसे मैं अगर पेपर की बात करूँ तो
स्टार्टिंग करते हैं हम क्लास 11th से। तो 11th की बुक में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसके बाद हमारे मोशन इन अ प्लेन स्ट्रेट मोशन और लॉज ऑफ मोशंस के चैप्टर्स आते हैं। तो जो क्वेश्चंस आए थे वो बिल्कुल सारे चैप्टर से टच्ड थे। तो मैं बात करूँ तो मोशन मतलब मैकेनिक्स के क्वेश्चन सर काफ़ी ज़्यादा थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कह लो, स्ट्रेट लाइन कह लो, रिलेटिव वेलोसिटी कह लो, वेक्टर्स कह लो, ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, मतलब सारे ही क्वेश्चंस आए थे। तो यानी कि अगर कोई बच्चा या जो भी एस्पिरेंट है, अगर वो केवल फॉलो कर रहा है ना एनसीईआरटी को कि मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ता जा रहा है और न्यूमेरिकल लगाता जा रहा है, तो उसको एग्जाम में लगेगा कि हाँ ये तो मैंने घर से ट्राई किया है। बिल्कुल, मतलब आपका कहना ये है कि एनसीईआरटी बुक्स और साथ में सिलेबस रखे। हाँ, जैसे मैं और सर जैसे आपको बताऊं, मैंने कुछ मतलब नोट किए थे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, जैसे इनको हम थोड़ा सिंपल बोल सकते हैं। जैसे एक था मैच द फॉलोइंग, आपके सामने यहाँ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, बर्नौलीज थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, पास्कल लॉ, और इधर दे रखी है उनकी एप्लीकेशंस। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन है, एनर्जी का क्वेश्चन है, प्रेशर का। तो भाई जिसने पढ़ा है उसको पता है कि हमारा पास्कल लॉ किससे मैच करेगा या फिर हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल किससे मैच करेगा। जस्ट 30 to 40 सेकंड क्वेश्चन हुआ ये। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक्स को ज़्यादा पढ़िए। और अगर बात करूँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन का डायरेक्ट क्वेश्चन था, पुली के क्वेश्चंस काफ़ी थे, एक मास इधर है, 3 मास इधर है, वो बैलेंस में है या उनका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी। ट्रेन्स के क्वेश्चंस आए थे सर, एक ट्रेन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। फिर अगर हम 12th पे जाएं तो 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड, अच्छे क्वेश्चंस थे। मतलब एनसीईआरटी में कुछ छोड़ा नहीं गया? नहीं छोड़ा सर। जैसे ही हम मूव करते जा रहे थे, अरे अब ये ना वाला टॉपिक आ गया, अब फिर ये वाला टॉपिक आ गया, तो अच्छे से क्वेश्चन सर पूछे। एक्चुअली बोला भी जाता है एनसीईआरटी को बाइबल ऑफ द स्टूडेंट बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है, हाँ। और एक है भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन कि भाई जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है आज की डेट में, वो किसको पढ़ाने वाला है? वो इन्हीं बच्चों को पढ़ाने वाला है और इन्हीं बुक्स को पढ़ाने वाला है। तो अगर उसको खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई तो वो आगे नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शायद से फोकस भी ज्यादा इसी पे है। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक और चीज थी कि आपको पेपर कैसा लगा? लेंदी लगा या मतलब अच्छा टाइम था आराम से करने के लिए? सर जैसे आप लोगों को सिलेबस पता है, आपको क्वेश्चंस पैटर्न्स मतलब ये भी पता है कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 120 क्वेश्चंस थे। अब 120 क्वेश्चंस और अगर हम पढ़ें तो वो 3 घंटा भी कम रहता है सर, केवल 120 क्वेश्चंस फिजिक्स के सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट हमें मतलब सेंटेंस में नहीं है, उसके लिए हमें प्रॉपर पेन उठा के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो नो डाउट हम लेंदी बोलेंगे, पेपर लेंदी था। लेंदी था मतलब जिसने प्रैक्टिस की है वही कर पाएगा अच्छी तरह। जिसने प्रैक्टिस की है, जो रेगुलर न्यूमेरिकल्स पढ़ रहा है, जिसको फॉर्मूलाज याद है, अब वो बैठ के वहाँ डेराइव नहीं कर रहा है फॉर्मूला। बिल्कुल जिसको बात है सर। अगर जिसको इक्वेशन ऑफ मोशंस याद है, जिसको जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का, हाइट का, मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा, तो जिसका फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला लगाएगा, जिसको नहीं याद है वो बैठ के फॉर्मूला बनाएगा। तो बहुत टाइम चला जाएगा, मतलब टाइम जा सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो। एक चीज और मैंने भी जो महसूस किया पेपर देते टाइम, जितने पेपर दिए मैंने दिए हैं, क्या होता है कि एक हरी भरी होती है हमारे अंदर जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ा एक इशू आता है कि हम एक ही क्वेश्चन को कई बार पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पेशेंस रख के उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो शायद कुछ टाइम बच पाएगा, नहीं तो बार-बार पढ़ने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है क्वेश्चन को। कामनेस काफी जरूरी है कि आप पहले क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तो उसको आराम से ही पढ़िए, क्योंकि जल्दी में पढ़ेंगे आप तो आप इन्फॉर्मेशन ही मिस कर जाएंगे। उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मिस कर जाएंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा आराम से पढ़िए, वैल्यूज को ध्यान से देखिए, यूनिट्स को ध्यान से देखिए। और एक बात जो सर मैं छोटी सी बीच में बताना चाहूँगी, जो पेपर में ऑप्शंस दे रहा है आजकल, वो ऑनलाइन पेपर है तो ऑप्शन हम जनरली क्या देखते हैं सर, 1 2 3 4, लेकिन वो उसको उल्टा कर देता है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन पे 4 है और बी ऑप्शन पे आपका क्या है 3 है, सी ऑप्शन पे आपका क्या हो जाएगा 2 और डी ऑप्शन पे आपका क्या हो जाएगा 1। तो मेरे साथी टीचर्स भी जो हैं सर, उन्होंने काफी लोगों ने बताया कि जल्दबाजी में उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया और वो सही करते हुए भी गलत करके आ गए हैं। तो आप भी इस बात को ध्यान दें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसा रखे, कई क्वेश्चंस पे उन्होंने सिंपल दे रखा था सर 1 2 3 4, जस्ट टू चेक कि जो भी बंदा पेपर दे रहा है वो कितना अवेयर है, कितना ध्यान है और कितना फोकस है। वो फोकस है, सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है। पता चला आता सही है बट ऑप्शन गलत लगा दिए हैं। जी बिल्कुल, ये होता है। अच्छा मैम, नेक्स्ट चीज हमारी रहेगी कि आपने चाइल्ड पेडागोजी को कैसे टैकल किया, कहाँ से तैयार किया, और
मिनिमम टाइम में बच्चा कैसे तैयार करके जाए उसको, या जी। अभी जो टाइम बचा हुआ है उसके अंदर वो कैसे टैकल करे चाइल्ड पेडोलॉजी सब्जेक्ट को। ठीक है सर, क्योंकि जो चाइल्ड पेडागोजी है वो अच्छा खासा हमारा उसका आप सिलेबस भी देखेंगे, तो क्योंकि हमें सब्जेक्ट भी पढ़ना है, हमें करंट भी पढ़ना है, तो ऐसे में मैं बोलूँगी कि आप सब लोग सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, सीटेट क्वालिफाई किए इसलिए आप लोग इस एग्ज़ाम को भरे हैं। तो मैंने जो प्रिपरेशन की इसमें केवल जो मेरी अरिहंत की बुक थी सर, सीटेट की अरिहंत की जो बुक थी मैंने उसी से चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी थी। मेनली 4-5 हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सब जानते हैं उनके बारे में, तो आप उनकी थ्योरीज को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आए थे सर, किसी की थ्योरी के क्वेश्चन किसी के भी नाम से डायरेक्ट नहीं आए थे, क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड थे। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताना चाहूँगी, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जैसे बच्चा किस एज पे जाके इसको मतलब अच्छे से समझ पाता है कि 2 + 5 = 5 + 2, तो ये कौन से एज ग्रुप का बच्चा समझेगा। तो जिसने पढ़ी है या तो पूछेगा कि ये किस साइकोलॉजिस्ट ने, या उनके किस, जैसे हर साइकोलॉजिस्ट कुछ ना कुछ स्टेज डिवाइड करता है, तो बच्चा उसके स्टेज पे होगा, तो जिसने मतलब डीपली उसको पढ़ा है वही उसको कर पाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूँगी, साइकोलॉजी मैंने कोई अलग से बुक से नहीं पढ़ी, एक बस अरिहंत की बुक थी, एक बुक का मैं नाम लेना चाहूँगी चाइल्ड साइकोलॉजी बाय एस के मंगल, काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने अपने मतलब बीएड के टाइम पे भी उसी से पढ़ा था और उसी से थोड़ा बहुत जो पढ़ा था अब पढ़ा था, बाकी मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे, मैंने मतलब जो भी मुझे लगा था ना कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जाके नॉर्मल आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है बस उससे मैं शॉर्ट नोट्स बनाए थे सर। तो आपका कहना ये है कि जो ज्यादा प्रिपरेशन करें अपने नोट्स पे रिलाई करें, बिल्कुल, है ना, इधर उधर भागने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम पे इवन और ज्यादा भाग दौड़ करके शायद से दिक्कत ही होने वाली है। बिल्कुल, तो ज्यादा अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रखे कि हाँ मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसी से मेरा काम हो जाएगा। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इस एग्जाम की कि क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड थे, है ना, वही मेन चीज। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे सर, जैसे अगर मैं अपने खाली फिजिक्स की भी बात करूं तो एक आध क्वेश्चंस थे मुझे लगे जो डायरेक्ट थे, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस में था आपको फॉर्मूला लगा के कुछ ना कुछ तो थोड़ा उसमें करना पड़ेगा, हाँ कुछ ना कुछ उसको करना ही पड़ेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। मैम पर्टिकुलर जो इस टाइम पीजीटी फिजिक्स का फॉर्म भर के बैठे हुए हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपके लिए? हाँ, तो उनके लिए सबसे पहला सजेशन ये है कि मतलब जो भी आपको मार्केट में बुक्स दिखा रहा है कि हम ये आपका 2 हफ्ते में क्लियर कराएं या ये कराएं, देखिए ये पैटर्न अभी आया है, इससे पहले जो पैटर्न था वो अलग था, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने टीजीटी मैथ्स का भी दिया था और पीजीटी फिजिक्स का भी दिया था, ठीक है, तो तब का पैटर्न अलग था और अब का पैटर्न अलग है, तो जब पैटर्न अलग है तो उनको भी नहीं पता कि अभी कैसा आने वाला है। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ डिपार्टमेंटल का, ठीक है, हो सकता है कि आपका एग्जाम अलग आए, ठीक है, अलग मतलब टफ आए, क्योंकि देखो ये सीधी सी बात है, हम डिपार्टमेंटल के हैं तो पेपर हम क्योंकि पढ़ा भी रहे हैं ना सर, तो इस वजह से कि वो थोड़ा हमें इजी मॉडरेट लगे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जब फिजिक्स का पेपर होता है तो क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो आप सबके लिए मेरी यही राय है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा रिलाई करें, आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं, आप उनको पढ़ें, हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आया तो उसका एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए आप, हाँ उसको सर्च कर लीजिए, तो तब आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास अपनी सफिशिएंट बुक्स हैं, आप उसी से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली जो मैंने और भी बाकी लोगों से बात किया है, ये एग्जाम सबके लिए नया है जी सर, जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया, सबके लिए एग्जाम नया है, क्योंकि सीबीएसई ने एग्जाम कंडक्ट किया, बिल्कुल, है ना। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो से यही बताना चाह रहा था हर किसी को कि आप इस चीज पे मत फोकस कीजिए कि मार्केट में क्या क्या मिल रहा है, आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि आपके पास क्या है और उसको कितने बार आप रिपीट कर सकते हैं। जितना आप रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी बुक्स को या जो आपने अब तक पढ़ा है उस पर रिलाई करेंगे तो वही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। बिल्कुल सही। तो मैम बाकी एस्पिरेंट्स जो बच्चे हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स में भर के मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो जैसे मैंने बोला है कि मिनिमम टाइम है, ठीक है, और आपको बहुत मैक्सिमाइज करना है अपनी स्टडीज को, तो इधर उधर मत भागिए, आपके पास जितना कंटेंट है आप पहले उसी को कोशिश कीजिए, और ये भी मत कीजिए कि हम बहुत सारा सभी पढ़ लें, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला मैकेनिक्स के क्वेश्चंस काफी अच्छे से थे और वो इजी भी रहेंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैकेनिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए आप, और अपना ये सेमीकंडक्टर्स उसके क्वेश्चंस भी थे, तो आप पहले अपना ये देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, ठीक है, अभी आप सोचें कि नहीं मेरे का ये स्ट्रांग है, मैं इसी को ही पढ़ लेता हूँ, तो टाइम कम है,
और हम जानते हैं किसी भी चीज़ को समझने और करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो आपका ना अच्छा सब्जेक्ट है उसी को आप थोड़ा और स्ट्रांग बनाइए, उससे क्या रहेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी कि आपको एटलीस्ट श्योर रहेंगे कि ये क्वेश्चंस हम पूरे सही सही करके आए। ये सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं। तो जो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिन मतलब टॉपिक्स की, उन्हीं को आप और बेस्ट कीजिए ताकि वहाँ पे क्वेश्चन छूटे ना। वो बिल्कुल सही। मैम एक क्वेश्चन और है कि जो करंट है, जो बच्चों में बार बार बात हो रही है, करंट के जो क्वेश्चन आए थे वो कितने डीप आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे या किस टाइप के क्वेश्चन थे? सर सबसे पहली बात की जो करंट एक टॉपिक है सर, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हम ये कह ही नहीं सकते कि मतलब बिल्कुल यहीं से आ जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि करंट के ये टॉपिक्स पढ़िए और यहीं से आने वाला है, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है, मैं जब पहले भी सब प्रिपरेशन की थी, जब 3 साल पहले, तो मैं प्रॉपरली लिखती थी, लाइक नोट्स बनाती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी और मैं नोट्स बनाती थी, ठीक है। तो जो मैंने जो पाया सर कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे आजकल कहीं पे भी, चाहे वो करंट हो चाहे वो सब्जेक्ट हो। तो पेपर करंट अफेयर्स भी टफ आने वाली है। मैं यही कहूँगी कि उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, वो काफ़ी टफ आने वाली है। एक्चुअली मैंने अपनी जितनी वीडियोस अपलोड की हैं अब तक, उसमें मैंने करंट से कुछ टॉपिक्स स्टार्टिंग में, आई थिंक मेरी 3rd या 4th वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। उसके अंदर मैंने उस टाइम कुछ टॉपिक्स को आपको प्रिडिक्ट बताया था कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कुछ ना कुछ आना ही आना है। जैसे प्रेसिडेंट का जो टॉपिक था वो मैंने कंफर्म बताया था कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रीज़न क्या था, आप उन करंट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए जिसने ज़्यादा टाइम कवर किया है मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं छूटने वाला, क्योंकि वो एक तरीके का मार्क हो चुका है कि हाँ ये बार बार आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप अपनी फोकस जो है अपनी स्टडी का अब अपने ऊपर शिफ्ट कीजिए, अपने नोट्स पे शिफ्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश कीजिए। तो ओके, थैंक यू मैम, आपके वैल्यूबल इंफॉर्मेशन और वैल्यूबल जो आपने हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे लिए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि आखिर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट किस तरीके से पेपर को टैकल करता है या वो किस एंगल से देखना चाहता है पेपर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन कहीं ना कहीं मैटर करता है इन सब चीज़ों के अंदर। कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम जो आप हमें देना चाहें? सर जैसे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, टाइम कम है तो इधर उधर के ज़्यादा मटेरियल पे ध्यान मत दीजिए, जो आपको आता है उसको बेस्ट बनाइए। सही बात है, जो आता है उसी को बेस्ट बनाइए। तो इसी के साथ हम आज का इस वीडियो का एंड करते हैं और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी मैडम के थ्रू, ताकि आप लोग अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकें। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, देखिए हमारे इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है उनको ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।